हेलो एवरीवन, वेलकम टू AR एडवर्स चैनल। क्योंकि हमको पता है पेट का डेट अनाउंस हो गया है और जो पेट का डेट पड़ा है, ठीक है, वो क्या पड़ा है 28 और 29 अक्टूबर। अगर देखा जाए ये 28 और 29 अक्टूबर को पेट 2023 का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो ओवरऑल देखा जाए हमारे पास 2 महीने भी सही से नहीं बच रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास 2 महीने भी नहीं बच रहे हैं तो हमें अपनी तैयारी को क्या करना होगा और फास्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे आपसे क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम यहाँ से एक पेट सीरीज़ चलाएंगे, ठीक है। क्या चलाएंगे? पेट सीरीज़ चलाएंगे। अब इस पेट सीरीज़ की अगर बात कर दी जाए, ठीक है, इस पेट सीरीज़ की बात कर दी जाए तो हम क्या यहाँ पे पेट का पूरा सिलेबस पढ़ेंगे? जी नहीं, हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? GS का पूरा पोर्शन पढ़ेंगे, यानी कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और फिर जनरल साइंस, ये यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। और वो भी जितना भी सिलेबस वहाँ पे मेंशन किया गया है, ऑफिशियल साइट पर जो भी सिलेबस दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जैसे अगर हिस्ट्री की बात कर दी जाए, अगर पेट 2023 में हिस्ट्री की बात कर दी जाए तो क्या हम पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे? नहीं, हमको पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ना है। सबसे पहले वहाँ पे जो भी टॉपिक दिया हुआ है वहाँ पे पहले दिया है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि हमें सिंधु सभ्यता पढ़ना है। उसके बाद मेंशन किया है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बाद फिर हमें क्या पढ़ना होगा? बौद्ध और जैन धर्म पढ़ना है। अब यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि हमें पूरा बौद्ध और जैन धर्म नहीं पढ़ना है, हमें बस जीवनी के बारे में पढ़ना है और उनकी शिक्षा के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो पूरा बौद्ध और जैन धर्म नहीं पढ़ना है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? सिर्फ अशोक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य में सिर्फ हमें पूरा अशोक के बारे में पढ़ना है। गुप्त में हमें क्या पढ़ना है? तो गुप्त में हमें सिर्फ समुद्रगुप्त पढ़ना है और चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में पढ़ना है। तो देख लीजिए, आपके पूरा टॉपिक यहाँ पे मेंशन है कि हमको क्या क्या पढ़ने हैं और क्या क्या स्किप करने हैं। क्योंकि हम पेट 2023 को पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बस उतना ही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि सिलेबस में मेंशन किया है। तो सबसे पहले आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हिस्ट्री है क्या, हिस्ट्री किसे कहते हैं। यानी कि हिस्ट्री क्या होगा अगर बात कर दी जाए, ठीक है, तो हिस्ट्री क्या होगा? अतीत में जो घटनाएं बीती हैं उसी का क्या करना, वर्तमान में अध्ययन करना, क्या कहलाता है? हिस्ट्री कहलाता है। अगर बात कर दी जाए कि ये हिस्ट्री को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा क्या है? ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है और फिर ऐतिहासिक काल क्या होता है। बस डेफिनेशन देखेंगे उसके बारे में, फिर हमें पढ़ना तो आदि ऐतिहासिक काल ही होता है। देखिए, अगर बात कर दी जाए प्रागैतिहासिक काल क्या होता है कि एक ऐसी सभ्यता, एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन जिसमें मनुष्य क्या होता है, पढ़ना लिखना नहीं जानता है, ठीक है। पढ़ना और लिखना क्या है? नहीं जानता है। उसे ही क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। यानी कि लिपि विहीन जितनी भी गतिविधि होगी वो किस में होगी? प्रागैतिहासिक काल में होगी। फिर इसके बाद आता है आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल की बात कर दी जाए, एक ऐसी मानव सभ्यता जिसमें मनुष्य पढ़ना लिखना तो जानता है, ठीक है, पढ़ना और लिखना जानता है, लेकिन उसे क्या नहीं पता होता है? लिपि के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। लिपि के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं पता होता है। इसमें क्या था? पढ़ना लिखना भी नहीं जानते हैं और साथ साथ लिपि के बारे में भी नहीं पता था। लेकिन आदि ऐतिहासिक काल का होगा, पढ़ना लिखना जानते हैं लेकिन उसका लिपि क्या होगा उसके बारे में नहीं पता होगा। तभी आप लोग जानते होंगे कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके आज तक उसकी लिपि क्या रही है इसके बारे में कोई भी स्रोत नहीं मिला है। जिस दिन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, उसकी लिपि के बारे में पता चल जाएगा, उस दिन सिंधु घाटी सभ्यता और भी क्या हो जाएगी? लंबी हो जाएगी। उसको और भी हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो ये दोनों क्लियर हो गया। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल क्या होगा? जिसमें मानो पढ़ना लिखना सीख लिया, साथ साथ उसके
मूल स्रोत के बारे में यानी कि लिपि के बारे में भी नॉलेज हो जाता है। यानी कि पढ़ना और लिखना तो जान गया, और किसके बारे में उसको नॉलेज हो गया, जो मूल स्रोत हैं उसके बारे में भी उसको पता चल जाता है। तो ऐसे काल को क्या कहा जाता है, ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। देखिए अब हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ हमें पूरा डिस्कस करना है ऐतिहासिक काल में। अब ऐतिहासिक काल में हमारे पेट सिलेबस में 2 चीज़ें मेंशन हैं, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता दिया है और दूसरा क्या दिया है, वैदिक काल दिया है। तो आज के क्लास में हम ये दोनों टॉपिक अच्छे से कवर करने वाले हैं, जिससे हमारे पेट में अगर यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं तो वो हमसे छूटे ना। तो आज सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता। इसका टाइम पीरियड जो है वो कितना है, तो 2300 BC से लेकर के 1750 BC तक है। क्योंकि अलग अलग विद्वानों में क्या है, मतभेद है, इसलिए कभी भी ये क्वेश्चन नहीं बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या रहा है। ये हो गया। अगर बात कर दी जाए सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता रही है, तो सिंधु सभ्यता जो है वो सबसे पुरानी सभ्यता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है, साथ साथ ये पहली शहरी सभ्यता थी। क्वेश्चन बना है कि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी या पहली शहरी सभ्यता कौन थी, तो वो आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु सभ्यता। 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। अब अगर बात कर दी जाए, सिंधु सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि क्या हुआ था, इसी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले क्या किया, कापर में टिन मिलाया। यानी कि सबसे पहले सिंधु सभ्यता के लोगों ने कापर में टिन मिला करके क्या बनाया, कांसा बनाया। ठीक है, कापर में टिन मिला करके क्या बनाया, कांसा बनाया। इसीलिए ही सिंधु सभ्यता को क्या कहा जाता है, कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कांसा किससे किससे मिलकर बना है, तो कापर और टिन से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात कर दी जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक रहा है। देखिए अब मान लीजिए ये क्या है, ये ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो अगर पूरब में बात कर दी जाए, पूरब में इसका विस्तार आलमगीर से, एक सेकेंड, आलमगीर से लेकर के पश्चिम में ये कहाँ तक फैला है, तो सुतका गंडोर तक फैला है। ठीक है, सुतका गंडोर तक। अगर पूरब की बात कर दी जाए, उत्तर में बात कर दी जाए, तो ये मांडा से लेकर के कहाँ तक फैला है, साउथ में ये कहाँ तक गया है, दायमाबाद तक। ठीक है, कहाँ तक फैला है, दायमाबाद तक। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक मैं देती हूँ, वो ट्रिक क्या होगा, उम पुआ दद पशु लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। ट्रिक क्या हो जाएगा, उम पुआ दद पशु। अब देखिए कैसे, आप सोचेंगे ये कैसा ट्रिक है, ध्यान दीजिए। ऊ का मतलब होगा यहाँ उत्तर से, ठीक है, और माँ से क्या हो जाएगा, मांडा। यानी कि उत्तर में क्या फैला हुआ है, मतलब उत्तर में कहाँ तक फैला हुआ है, मांडा तक। पू से हो जाएगा पूरब, और आ से क्या हो जाएगा, आलमगीरपुर। अब यहाँ पे देखिए आलमगीरपुर। दा से क्या हो जाएगा, दक्षिण, और दा से क्या होगा, दायमाबाद हो जाएगा। पा से हो जाएगा पश्चिम, और सा से क्या हो जाएगा, सुतका गंडोर। आई होप ये क्लियर हो जाएगा। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि जो सिंधु सभ्यता का विस्तार है वो उत्तर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतका गंडोर तक फैला हुआ है। अगर बात कर दी जाए जो सिंधु सभ्यता थी उसका आकार कैसा है, तो सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो कैसा है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है, और साथ साथ कितने वर्ग किलोमीटर में ये फैला है, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सिंधु सभ्यता का क्या है, विस्तार है। सबसे पहले मैं जितना बताई उसको आपको एक बार रिवीजन कर दे। सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, तो सिंधु घाटी सभ्यता है। शहरी सभ्यता पहली कौन सी रही है, तो सिंधु घाटी सभ्यता रही है। इसे कौन सी सभ्यता कहा जाता है, कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इसी सभ्यता के मानवों ने क्या किया था, कापर में टिन मिला करके
कांसा बनाया था, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया है। इसका विस्तार कैसे कहाँ से कहाँ तक है, तो उत्तर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में क्या हो जाएगा, सुतका गेंडोर, यानी कि उम्पुआ दत्तपुचू जो ट्रिक है उससे आप इसको बता सकते हैं। इसका शेप कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। देखिए, अब सबसे पहले देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से कहाँ पर स्थित हैं और उनकी खोज किसने की, किस नदी के किनारे हैं, और साथ साथ उनकी विशेषता वहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है। सबसे पहले अगर बात कर दी जाए हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। कैसे याद करेंगे, हरा याद कर लीजिए, हा से हड़प्पा, रा से रावी। खोज किसने की, तो इसकी खोज की है दयाराम साहनी ने। ठीक है, कब किया है, 1921 में किया है। अगर इसकी विशेषता की बात कर दी जाए, ठीक है, इसकी विशेषता की बात कर दी जाए तो सबसे पहले यहाँ से विशाल अन्नागार मिला है, R37 कब्रिस्तान मिला है, शंख का बना एक बैल भी यहाँ से मिला है। ठीक है, शंख का बना हुआ बैल मिला है। नृत्य करती हुई महिला भी यहाँ पे मिली हुई है। ठीक है, नृत्य करती हुई महिला की एक मूर्ति मिली हुई है। ठीक है, और यहाँ से एक स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा भी दिखाया गया है। और अगर बात कर दी जाए और भी चीज़ें यहाँ पे मिली हुई हैं, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस 4 चीज़ें, विशाल अन्नागार याद रखिए, R37 कब्रिस्तान याद रखिए, नृत्य करती हुई महिला का जो वहाँ से वो मिला है मुद्रा, उसको याद रखिए, और साथ साथ जो गर्भ से निकला हुआ पौधा दिखाया गया है ये इम्पोर्टेंट है, और शंख का बना हुआ बैल। ठीक है, तो ये तो हो गया हड़प्पा के बारे में। इसके बाद आता है मोहनजोदाड़ो। सबसे पहले मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कैसे याद रखेंगे, मैंने पहले बताया हारा, इसके बाद अब याद रख लीजिए मौसी। तो हा से हड़प्पा था, तो रा से रावी नदी, माँ से मोहनजोदाड़ो है, तो सा से क्या हो जाएगा, सिंधु नदी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और खोज किसने किया था, तो इसकी खोज की है राखालदास बनर्जी ने। कब किया है, 1922 में किया है। अब यहाँ से भी हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, बृहत स्नानागार मिला है और विशाल अन्नागार मिला है। नृत्य करती हुई कांस की यहाँ पे मूर्ति दिखाई गई है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे और कौन सी चीज़ें मिली हैं, तो घोड़े के दांत भी मिले हैं। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। घोड़े के क्या मिले हैं, दांत मिले हैं। और क्या पूछ सकता है, गीली मिट्टी पर कपड़े के निशान, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये पूछ सकता है पशुनाथ की मूर्ति कहाँ पर मिली है, पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ पे मिली है, तो वो भी मोहनजोदाड़ो में ही मिली हुई है। ठीक है, तो ये किसके बारे में हो गया, मोहनजोदाड़ो के बारे में हो गया। इसके बाद आता है लोथल। लोथल कहाँ है, तो गुजरात में है। ठीक है, लोथल कहाँ है, गुजरात में है। किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाता है। सिर्फ इसके यहाँ की विशेषता के बारे में देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिला है। 3 युगल समाधि इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे मन के बनाने के कारखाने और हाथी का दांत का पैमाना मिला है। घोड़े के दांत की बात कर दी जाएगी तो मोहनजोदाड़ो, हाथी के दांत की बात कर दी जाएगी तो लोथल हो जाएगा। लोथल को ही क्या कहा जाता है, वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है। यानी कि ये सिंधु सभ्यता का ये क्या था, एक पोर्ट था, बंदरगाह था। ठीक है, और यहाँ से मतलब सारा व्यापार जो होता था वहीं से होता था, इसीलिए इसे वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है। बात करते जाए चावल के दानों के जो साक्ष्य मिले हैं वो भी कहाँ से मिले हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो चावल के दाने के जो साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, वो कहाँ से मिले हैं, तो वो भी लोथल से मिला हुआ है। युगल समाधियाँ की बात कर दी जाए, इंपॉर्टेंट है, तो वो भी लोथल से मिला है। ठीक, इसके बाद हमें क्या देखना है, धौलावीरा के बारे में। धौलावीरा की बात कर दी जाए, किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी खोज किसने की, में भी पूछ सकता है, तो RS बिष्ट ने की थी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, धौलावीरा से क्या बन सकता है, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल जो कितने भागों में बटा है, 3 भागों में बटा है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कितने भागों में बटा है, 3 भागों में बटा है। बात कर दी जाए यहाँ से क्या भी यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, तो उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था जो थी यहीं से प्राप्त हुआ है। और 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो आप ध्यान रखिए, अदरवाइज कोई बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा की बात कर दी जाए, किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं,
सबसे पहले बात कर दी जाए यहाँ से क्या मिला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिला हुआ है। और ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि कच्ची ईंट के बने भवन कहाँ मिले हैं, तो वो भी कालीबंगा में ही मिले हुए हैं, क्योंकि पूरे हड़प्पा सभ्यता में, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल हैं वो किससे बने थे, पक्की ईंट के बने थे। लेकिन कालीबंगा ही एक ऐसा स्थान था जहाँ पे कच्ची ईंटों के भी भवन देखने को मिले हैं। बाकी भूकंप आने के साक्ष्य और प्रायः सभी घरों में कुएं, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर सभी घरों में कुएँ मिले हुए हैं। तो ये चीज़ें इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा स्थल है, तो नेक्स्ट है राखी गढ़ी। कहाँ स्थित है, तो ये हरियाणा राज्य में स्थित है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि भारत में स्थित सबसे बड़ा सैंधव स्थल यानी कि सिंधु सभ्यता का स्थल कौन सा है, तो वो राखी गढ़ी है। बाकी और यहाँ पे कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट कौन सा आता है, नेक्स्ट हो जाएगा बनावली। बनावली किस राज्य में स्थित है, तो ये भी हरियाणा राज्य में स्थित है। यहाँ से क्या मिले हैं, पक्की मिट्टी के बने हुए हल मिले हैं। ठीक है, क्या मिला हुआ है, पक्की मिट्टी के बने हुए हल मिले हैं। और साथ साथ यहाँ सेल खड़ी की मोहरें भी मिली हैं। पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सेल खड़ी की मोहरें कहाँ से मिली हैं, तो वो भी बनावली से मिली हैं। और बनावली किस राज्य में स्थित है, तो हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हमारा कौन सा स्थल हो जाएगा, रोपड़ हो जाएगा। रोपड़ कहाँ है, तो ये पंजाब राज्य में है। इसकी खोज किसने की है, यज्ञदत्त शर्मा ने की है। यहाँ से क्या मिले हैं, तो मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता को दफनाए जाने का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है, तो रोपड़ से मिला है। अब ये हड़प्पा सभ्यता का जितने भी इम्पोर्टेंट स्थल थे ये तो क्लियर हो गया। इसके आगे हमें क्या पढ़ना है, एक और स्थल यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ध्यान रखिएगा, चंद्रहूदड़ों के बारे में। ठीक है, तो चंद्रहूदड़ों जो है इससे क्या मिला हुआ है, तो यहाँ से लिपस्टिक और चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। किसके, चूड़ी और किसके साक्ष्य, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, वही लिपस्टिक जो लगाया जाता है। तो ये हो गया। अब अगर बात कर दी जाए कि सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ था, तो सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ है वो बाढ़ आने से हुआ है, यानी कि फ्लड के आने से हुआ है। कब हुआ है, 1750 BC में हुआ है। कहीं कहीं पे 1700 भी लिखा रहता है, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। सिंधु सभ्यता में क्या कोई मुद्रा का प्रचलन था, जी नहीं, मुद्रा का कोई प्रचलन नहीं था। जो भी वस्तुएं थी उनका आदान प्रदान करके वहाँ से क्या होता था, चीज़ों का लेन देन होता था। तो ये तो सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गया है। अब हमें जो पढ़ना है, वैदिक काल स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वैदिक काल क्या होता है। देखिए वैदिक काल, अगर वैदिक काल की बात कर दी जाए तो इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक हमारा होता है ऋग्वैदिक काल, एक सेकेंड, एक होगा ऋग्वैदिक काल और दूसरा कौन सा होगा, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, कौन सा होगा, उत्तर वैदिक काल। अगर ऋग्वैदिक काल का टाइम ड्यूरेशन की बात कर दी जाए तो ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक है। ठीक है, 1000 BC तक है। उत्तर वैदिक काल का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1000 BC से लेकर के कहाँ तक है, 600 BC तक है। टाइम ड्यूरेशन नहीं पूछेगा, आपको याद रखना है तो रख लीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं है। अब सबसे पहले बात कर दी जाए कि ये वैदिक वर्ड कहाँ से आया, तो वैदिक वर्ड जो है वो किससे आया है, वेद से आया है। और वेद का क्या अर्थ होता है, ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, वेद का क्या अर्थ होता है, ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, और ये ज्ञान हमें किससे मिला है, तो ये ज्ञान हमें आर्यन से मिला है। आर्यन को ही क्या कहते हैं, जो वो सुपीरियर लोग जिनसे हमें किसका ज्ञान मिलता है, वेद का ज्ञान मिलता है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, आर्यन बोला जाता है। ठीक है, अब ये आर्यन कहाँ कहाँ से आए हैं ये भी पूछा जाता है। तो आर्यन जो है वो मध्य एशिया से आए हैं। ये कथन किसने कहा है, तो मैक्स मूलन ने कहा है। ठीक है, किसने कहा, मैक्स मूलन ने कहा। इसके बाद अगर बात कर दी जाए, आर्यन जो हैं वो उत्तरी ध्रुव से आए हैं, यानी कि नॉर्थ पोल से आए हैं। ये कथन किसने कहा है, तो ये कथन कहा है बीजी तिलक ने। ठीक है, किसने कहा, बीजी तिलक ने। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको नोट किया कीजिए। आर्यन जो है वो तिब्बत से आए हैं। ये कथन किसने कहा है, तो ये कथन दिया है
दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती जी ने एक और नारा दिया है, वेदों की ओर लौटो। तो ये तो हो गया आर्यन के बारे में। अब हमें पहले एक बार देख लेते हैं वेद के बारे में, ठीक है। सबसे पहले बात कर दी जाए वेद के संकलनकर्ता कौन थे, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन यानी कि वेद व्यास जी ने कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। दूसरा 2 से लेकर से 7वां मंडल जो क्या है सबसे पुराना मंडल है, बाकी 10वां मंडल जो है वो क्या है सबसे नया मंडल है। इसके बाद अगर बात कर दी जाए कि वेदत्रयी में टोटल कितने वेद आते हैं, तो 3 वेद आते हैं। और वो 3 वेद कौन कौन से हैं, तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है। ध्यान रखिएगा कि अथर्ववेद वेदत्रयी में नहीं आता है। ऋग्वैदिक कालीन की सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन से थे, तो इंद्र देवता थे, ठीक है। इसके बाद कौन जो कि क्या होते हैं, अग्नि देवता होते हैं। इसके बाद अगर बात कर दी जाए वैदिक आर्यों की जो भाषा क्या थी, तो वो संस्कृत थी। यानी कि वैदिक काल की भाषा की बात कर दी जाए तो कौन सी भाषा थी, संस्कृत थी, ठीक। तो ये हो जाएगा। इसके बाद जो बोगज कोई अभिलेख है, इसमें किसका किसका उल्लेख है, तो इंद्र, वरुण और नासती। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको लिखना होगा तो नोट कर लीजिएगा, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। बाकी और जितना यहाँ पे टॉपिक बताया गया वो सब क्या है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं। ऋग्वेद में तो 10 मंडल तो हो गए, एक सेकेंड। ऋग्वेद में 10 मंडल हो गए। 2 से 7 जो मंडल है वो सबसे पुराना है और 10वां मंडल जो क्या है वो सबसे नया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इस मंडल में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं, तो देख लेते हैं वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम वही मंडल देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात कर दी जाए तीसरा मंडल का, तो ठीक है। तो तीसरे मंडल में किसकी बात की गई है, तो गायत्री मंत्र का क्या है, उल्लेख है, ठीक है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसकी रचना किसने की है, तो विश्वामित्र ने इसकी रचना की है, ठीक है। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो ध्यान रखिएगा ये सूर्य को नहीं, किसको समर्पित है, सावित्री को समर्पित है। क्वेश्चन ये बन चुका है कि जो तीसरा मंडल है गायत्री मंत्र का वर्णन वो किसको समर्पित है, तो सावित्री को समर्पित है। और किसके द्वारा इसकी रचना की गई है, तो विश्वामित्र के द्वारा इसकी रचना की गई है। फिर इसके बाद कौन सा मंडल आता है, इसके बाद है आपका ये 7वां मंडल। 7वां मंडल भी इम्पॉर्टेंट है। 7वां मंडल में किसका वर्णन किया गया है, तो दशराग जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किया गया है। और दशराग युद्ध कहाँ पे हुआ था, तो ये रावी नदी के तट पर, यानी कि परशुनी नदी जिसे कहा जाता है, वहाँ पर हुआ था, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा मंडल हमको याद रखना है, इसके बाद हमें 9वां मंडल जिसमें किसका उल्लेख किया गया है, सोम मंडल का उल्लेख किया गया है, ठीक है। सोम मंडल भी इसे कहा जाता है। किसका उल्लेख किया गया है इसमें, तो सोम रस का इसमें उल्लेख किया गया है। फिर इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट 10वां मंडल हो जाएगा। 10वां मंडल में किसका उल्लेख किया गया है, तो इसका उल्लेख सबसे पहले किसने किया है, महासूक्त के द्वारा किया गया है। 10वें मंडल का जो उल्लेख किया गया है किसके द्वारा किया गया है, महासूक्त के द्वारा किया गया है। अब इसमें किसकी बात की गई है, तो इसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। वर्ण व्यवस्था टोटल कितने भागों में से बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। और वो 4 पार्ट कौन कौन से हैं, तो 4 पार्ट, पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा क्या है, शूद्र है, ठीक है। अब अगर बात कर दी जाए ऋग्वैदिक काल में भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, सबसे पवित्र नदी की बात आएगा तो हम सरस्वती को कहेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रमुख नदी कौन सी रही है, देखिए सबसे पवित्र नदी सरस्वती हो जाएगा और सबसे प्रमुख नदी कौन सा होगा, सिंधु होगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। इसके बाद अगर बात कर दी जाए और भी हमें इसमें क्या डिस्कस करना है, ये जो वैदिक समाज था वो कैसा था, तो यानी कि जो वैदिक समाज था वो कैसा था, तो पितृसत्तात्मक था, ठीक है। कैसा था, पितृसत्तात्मक था। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पितृसत्तात्मक मतलब कि यहाँ पे पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, ठीक है। गंगा शब्द का उल्लेख वैदिक काल में कितनी बार हुआ है, तो ध्यान रखिएगा 1 बार गंगा शब्द का उल्लेख हुआ है, ठीक है। अब वो भी किस नाम से हुआ है, तो गौरा नाम से हुआ है, ठीक है। किस नाम से, गौरा नाम से हुआ है। अगेन इसकी बात कर दी जाए, देखिए वैदिक सभ्यता में सबसे छोटा क्या होता था, ग्राम,
और बहुत सारे ग्रुप का जब ग्राम बन जाता था तो उसे क्या कहा जाता था, विष कहा जाता था। विष का जो ग्रुप होता था उसे क्या कहा जाता था, तो वो जन होता था। और जो जन का ग्रुप होता था उसे क्या कहा जाता था, जनपद कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा क्या होता था, ग्राम, उससे बड़ा क्या होता था, विष, उससे बड़ा जन, और उसके बाद क्या होता था, जनपद होता था। ठीक है। अब इसी में किसकी बात की गई है, वेदों की बात की गई है। जैसे अगर बात कर दी जाए, यहाँ पर देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि टोटल वेदांग कितने हैं। तो अगर वेदांग की संख्या बात कर दी जाए, टोटल 6 हैं। कौन कौन सा है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वेदांग की संख्या कितनी है, 6 हैं, लेकिन वेद कितने हैं, 4 हैं। अब ये 6 का नाम आपको याद होना चाहिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है। यहाँ से वैदिक काल में कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो इनको किस किस नाम से पुकारा जाता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले अगर बात कर दी जाए, झेलम नदी को क्या कहा जाता है, तो वितस्ता कहा जाता है। चेनाब को अस्किनी, रावी को परसनुई, और यहीं पे क्या हुआ था, दसराक युद्ध हुआ था। ब्यास को क्या कहा जाता है, बिपाशा। सतलज को सतुद्री, गंडक को सदानीरा, काबुल को कुंभा, गोमल को गोमती, घग्गर को दुष्दती, और स्वात को क्या कहा जाता था, तो सुवास्तु कहा जाता था। ठीक है। तो ये चीज़ें आप बस इम्पॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो झेलम का देख लीजिएगा, चेनाब, चेनाब के बाद रावी का, रावी के बाद ब्यास, ब्यास के बाद गंडक का। बाकी और देख लीजिएगा, उसको भी मे भी पूछ सकता है। ठीक है। तो ये तो नदियों को किस किस नाम से पुकारा जाता था वैदिक काल में, ये हो गया। इसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं ये वेद और उनकी उपवेद भी आप देख लीजिएगा। ऋग्वेद का उपवेद क्या हो जाएगा, आयुर्वेद होगा। और ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले जो ऋषि होते हैं उन्हें क्या कहा जाता था, होत्र कहा जाता था। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, और इसकी जो क्या करते थे, रचना करते थे, सॉरी जो इसका क्या करते थे, गीत करते थे, उन्हें अर्धवायु कहा जाता था। सामवेद को, इसका क्या हो जाएगा, उपवेद गंधर्व वेद होगा। इसे क्या कहा जाता था, ऋत्विक यानी कि उद्गाता कहा जाता था। अथर्ववेद का शिल्प वेद होगा, और जो अथर्ववेद का उच्चारण करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मा कहा जाता था। ठीक है। और इसमें किसका किसका उल्लेख है ये भी ध्यान रख दीजिए कि इसमें ऋचाओं का संकलन हुआ है। टोटल कितनी ऋचाएँ हैं, तो 1028 ऋचाएँ हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसमें क्या बात की गई है, तो या से यजुर हो जाएगा, और या से यज्ञ एवं कर्मकांड किस वेद में दिया है, तो यजुर्वेद में दिया है। सामवेद में यानी कि जो संगीत का संकलन किया गया है वो किस में किया गया है, सामवेद में किया गया है। अथर्ववेद में जो भी जादू टोना जैसी चीज़ें होती थी वो किस वेद से रिलेटेड है, तो अथर्ववेद से रिलेटेड है। चारों वेद आपको शॉर्ट में याद हो गया होगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो चीज़ें दी गई हैं हमारे किसी काम की नहीं है, इसको छोड़ते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है वो किस में किया गया है, तो जबाल उपनिषद में किया गया है। ठीक है। किस में किया गया है, जबालो उपनिषद में किया गया है। अब वो 4 आश्रम कौन कौन से हैं, तो गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास और ब्रह्मचर्य। ठीक है। 4 आश्रम सबको नाम पता है, लेकिन किस उपनिषद में इसका उल्लेख किया गया है, तो जबाल उपनिषद में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। विवाह के प्रकार मुझे नहीं लगता ये पूछा जाएगा, लेकिन अगर आपको देखना होगा तो देख लीजिएगा। टोटल कितने हैं, 8 हैं। ठीक है। टोटल कितने हैं, 8 हैं। ये बीच से कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर बात कर दी जाए ऋग्वेद का, तो इसमें ब्राह्मण कौन सा है, ऐत्रेय ब्राह्मण है। ठीक है। और फिर साथ साथ अगर इसमें बात कर दी जाए क्या विशेषता रही है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में राजसूग जो यज्ञ एवं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग का वर्णन मिलता है। फिर इसके बाद यजुर्वेद आ जाएगा। इसमें किसकी बात की गई है, तो जो तमसो माह ज्योतिर्गमय का कथन है वो किस उपनिषद से लिया गया है, तो बृहदारण्यक से लिया गया है। और शतपथ ब्राह्मण का जो उल्लेख है वो किस वेद में है, तो वो यजुर्वेद में है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है कि शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख किस में है, तो यजुर्वेद में है। ठीक है। ये सब ध्यान रखने की बातें नहीं है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पेट में ये चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ से किसकी बात की जाएगी, सामवेद की। सामवेद में अगर बात कर दी जाए तो यहाँ से जो छंदोक उपनिषद है, जो सबसे पुराना क्या है, उपनिषद है। टोटल उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108 है, ध्यान रखिएगा। उसमें सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है, तो वो छंदोक उपनिषद है। ठीक है। इसी में कृष्ण जी का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट नहीं है, मन करेगा तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके बाद कौन सा आता है, अथर्ववेद आता है। अथर्ववेद में ही अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो सत्यमेव जयते वर्ड लिया गया है, पूछ सकता है ये क्वेश्चन,
सत्यमेव जयते वर्ड किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये सबको पता है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया। देखिए, शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख अभी मैंने आपको बताया कि जो शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख है वो किस वेद में है? तो यजुर्वेद में है। ठीक है, लेकिन अगर बात कर दी जाए गोपद ब्राह्मण का उल्लेख किस में है? तो वो अथर्ववेद में है। बस वेद के बारे में इतना ध्यान रखिए, बाकी ये टॉपिक यहीं पे अभी ख़त्म होने वाला है। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट और है जो मैं आपको 5 मिनट में वो भी डिस्कस कर देती हूँ। ठीक है, अगर बात कर दी जाए कि अभी मैंने बताया तो ऋग्वैदिक काल था वो कैसा था? तो पितृसत्तात्मक था, यानी कि यहाँ पे मुखिया कौन होता था? तो वो पिता होता था। ठीक है, कौन होता था? पिता होता था। साथ में यहाँ पे परिवार कैसा था? तो संयुक्त परिवार रहता था। ठीक है, हो सकता हो कि विशेषता पूछ ली जाए। ऋग्वैदिक काल में कैसी प्रथा थी? तो यहाँ पे दास प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, किसका? दास प्रथा का प्रचलन था। परिवार कैसा? परिवार का मुखिया कौन था? पिता था। परिवार कैसा था? संयुक्त था। दास प्रथा का यहाँ पे प्रचलन था। ठीक है, अब इसकी बात कर दी जाए कि ऋग्वैदिक काल में ही पर्दा प्रथा का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा कि दास प्रथा का तो प्रचलन था, लेकिन पर्दा प्रथा का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर सबसे बात कर दी जाए, सबसे बहुमूल्य पशु कौन था ऋग्वैदिक काल में? तो वो गाय था, जिसे क्या कहा जाता है? अघन्या कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? अघन्या कहा गया है। तो बहुमूल्य पशु कौन सा हो जाएगा? गाय हो जाएगा। लेकिन सबसे उपयोगी पशु कौन सा हो जाएगा? तो सबसे उपयोगी पशु जो होगा वो कौन सा होगा? घोड़ा होगा। ठीक है, सबसे उपयोगी पशु कौन सा होगा? घोड़ा होगा। ऋग्वेद में ये भी क्वेश्चन बना है कि ऋग्वेद में जौ को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ऋग्वेद में जो जौ को क्या कहा गया है? वो यौ कहा गया है। ठीक है, जौ को क्या कहा गया है? यौ कहा गया है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फसल कौन से थे? तो जौ थे और कौन से थे? गेहूँ थे। तो ये पूरा ऋग्वैदिक काल अब यहीं पे क्या होता है? ख़त्म होता है। तो ऋग्वैदिक काल पूरा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप ये आपको क्लासेस पसंद आई होंगी। प्लीज़ अगर क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हम सेशन में पढ़ने वाले होंगे वो क्या पढ़ेंगे? तो हम यहाँ पे जैन और प्लस बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए हमें फास्ट से इस सारे टॉपिक को ख़त्म करना है, क्योंकि एक ही सिलेबस नहीं है, सॉरी एक ही सब्जेक्ट नहीं है, हमें बाकी सारे सिलेबस चैप्टर को क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट सेशन में हम जैन बौद्ध धर्म देखेंगे, फिर उसके बाद आगे चीज़ें आपको बताई जाएंगी। थैंक यू।